सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुएं का दिल में है। नमस्कार सभी को। दिनचर्या थोड़ा व्यस्त होने के कारण मैं अभी संध्या काल में आप सभी को शहीदी दिवस और स्पेशली सरदार भगत सिंह के जीवन के बारे में रूबरू कराना चाहती हूँ। पंजाब प्रांत में जन्म लेने वाले सरदार भगत सिंह की माता का नाम विद्यावती और पिता का नाम किशन सिंह था। पारिवारिक जज्बा क्रांतिकारी और स्पेशली देशभक्ति होने के कारण सरदार भगत सिंह के अंदर भी देशभक्ति की भावना बचपन से ही कूट कूट कर भरी हुई थी। एक बार की बात है, खेत में पिताजी बिजाई कर रहे थे। बिजाई में वो आम के पेड़ उगा रहे थे। भगत सिंह जी अपने पिता से पूछते हैं कि पिताजी आप खेत में क्या उगा रहे हो? तो पिता का आंसर आता है कि बेटा मैं आम का पेड़ लगा रहा हूँ और इसमें फिर जब भी आम का पेड़ बड़ा हो जाएगा इसमें बहुत सारे आम लगने शुरू हो जाएंगे। ये बात सुन के भगत सिंह के अंदर एक ऐसी भावना जाग उठती है और वो क्या करते हैं, दूसरी जगह जाके एक बंदूक को लेके खुद उस बंदूक को बोना शुरू कर देते हैं। जब पिताजी उनसे पूछते हैं बेटा आप ये क्या कर रहे हो, तो भगत सिंह का जवाब आता है पापा मैं बंदूक बो रहा हूँ, जिससे कि मैं चाहता हूँ बहुत सारी बंदूकें तैयार हो जाए और वही बंदूक हम अंग्रेज़ों को भारत से बाहर फेंकने के लिए इस्तेमाल कर सकें। इस तरह का जज्बा लेकर भगत सिंह जी बड़े होते हैं, पलते हैं और केवल 7 वर्ष की उम्र में ही उनकी जान पहचान और उनकी मुलाकात लाला लाजपत राय और बिस्मिल्लाह खान जैसे नेताओं से हो जाती है। अब बात आती है असहयोग आंदोलन की, जो महात्मा गांधी ने 1920 में शुरू किया था। उससे पहले एक घटना और होती है, वो है जलियांवाला बाग का हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 को होता है। अंग्रेज़ों ने अमृतसर में होने वाली सार्वजनिक सभा पर, मतलब भारतीय जो पंजाब प्रांत के लोग थे उन पर गोलियां चलाई। इवन कि कुछ लोग जो है उन गोलियों से बचने के लिए कुएं में जाके भी कूद पड़े थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनका पूरी तरह से, मतलब जनसंहार हुआ था, वो मास्कर हुआ था, उनको पानी के बीच में भी नहीं छोड़ा। इस घटना से बहुत उत्तेजित और क्रांति की भावना का जज्बा लेते हुए भगत सिंह वहाँ से, जहाँ वो जनसंहार हुआ था 1919 में, वहाँ से मिट्टी बोतल में भर के एक अंग्रेज़ों से बदले की भावना अपने अंदर ठान लेते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है और उसका भी भरपूर साथ देते हैं। फिर बात आती है 1922 में, असहयोग आंदोलन चल रहा था, लेकिन साथ में एक चोरा चोरी घटना हो जाती है, जिसमें कि बहुत सारे अंग्रेज़ अधिकारी भी मारे जाते हैं। और उस बात से निराश होकर महात्मा गांधी जो है उस असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और वो बात सरदार भगत सिंह को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया जा रहा है। अपने अंदर क्रांतिकारी भावना की ज्वाला लेकर आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन लेते हैं और 1925 में काकोरी घटना को भी अंजाम देते हैं अपने दूसरे क्रांतिकारी नेताओं के साथ, जिसमें कि अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत थी और वो अंग्रेज़ी ट्रेन को लूट लेते हैं और सक्सेसफुली उनका वो काकोरी हत्याकांड को अंजाम दे देते हैं। और उस बीच क्या होता है, 1928 की अगर मैं बात करूं, 1928 में साइमन कमीशन एक आयोग होता है, जो कि अंग्रेजी आयोग है, इंग्लैंड से भारत आता है,
जिसका मुख्य उद्देश्य होता था वो था कि इस भारत के प्रजातंत्र में और स्वायत्तता में भारतीय लोगों का शामिल होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब देखते हैं हमारे यहाँ पे देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए काम करने वाले लोग, गरम दल के नेता और क्रांतिकारी नेता, कि इसमें तो एक भी भारतीय शामिल नहीं है, वो ठान लेते हैं हम इस साइमन कमीशन का विरोध करेंगे। तो विरोध करने के लिए वो निकल पड़ते हैं और साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगा लेते हैं, जिसमें कि पुलिस अधिकारी, अंग्रेजी पुलिस अधिकारी, अंग्रेजी शासन यहाँ पे था, अंग्रेजी पुलिस अधिकारी जो है हमारे क्रांतिकारी नेताओं पर और भी बहुत सारे जो गरम दल के नेता इसमें भाग ले रहे थे, विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, उनके ऊपर लाठी चार्ज कर लेते हैं। और जिसका सबसे ज़्यादा असर लाला लाजपत राय के जीवन पर पड़ता है, सभी ने सुना होगा। और इतना ज़्यादा उनको मारा पीटा जाता है कि वो 15-18 दिन के बाद अंतिम सांस भी ले लेते हैं। और लाला लाजपत राय की मौत से और ज़्यादा सरदार भगत सिंह उग्र हो जाते हैं और वो उनकी मौत का बदला लेने की अपने मन में ठान लेते हैं, और जिसमें पुलिस अधिकारी स्कॉट को मारा जाना था, क्योंकि वो उसमें मेन रूप से शामिल थे, जेम्स स्कॉट। तो होता क्या है, उन्होंने स्कॉट को मारना था और बदले में उनके सहायक अधिकारी वहां पे सैंडर्स आ जाते हैं और गलती से हत्या सैंडर्स की हो जाती है। तो सरदार भगत सिंह के ऊपर सैंडर्स की हत्या का भी एक आरोप लग जाता है, चार्जेस लग जाते हैं। और बटुकेश्वर दत्त के साथ एक घटना को वो फिर से अंजाम देते हैं, जो कि है केंद्रीय सभा जो दिल्ली में चल रही थी उसमें बम फेंकने की योजना वो बना रहे थे, जिसमें कि वो क्यों केंद्रीय सभा का विरोध वो क्यों कर रहे थे, उस सभा में 2 बिल लाए जाने वाले थे और वो बिल पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था को नाकाम करने वाले थे। और हमारे वो एक तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल था और दूसरा एक बिल और था, और उसमें पूरा षड्यंत्र अंग्रेजों द्वारा हम लोगों की इकोनॉमिकल स्टेटस को नष्ट करने का था। तो वो उसका विरोध करने के लिए कौन, सरदार भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी क्या करते हैं, वहां पे केंद्रीय सभा में मतलब एक खाली प्लेस पर अपना एक बम फेंकते हैं। वो बम वो लोगों को, अंग्रेजी हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ सुनाने के लिए फेंक रहे हैं कि हमारी भी सुनो, ऐसे बिल मत लाओ जिससे हम लोगों का मतलब कि हमारी इकोनॉमिकल स्टेटस बर्बाद हो जाए। तो वो बम भी फेंकते हैं और बाद में जाके इनकलाब जिंदाबाद के भी नारे लगाते हैं, वहां से भागते नहीं हैं। तो दूसरा चार्ज उनके ऊपर ये भी लगना शुरू हो जाता है, लेकिन उनको जो फांसी की सजा सुनाई जाती है वो सैंडर्स की हत्या के ऊपर सुनाई जाती है। फिर बात आती है गोलमेज कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए भारतीय कुछ नेताओं को लंदन बुलाया जाता था गोलमेज कॉन्फ्रेंस के लिए, और 1930 का गोलमेज कॉन्फ्रेंस तो बिल्कुल असफल रहता है। फिर एक महात्मा गांधी के साथ 5 मार्च 1931 को, जो गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है, उसमें महात्मा गांधी जी भाग लेते हैं, जिसमें कि ये बातें भी शामिल की गई थी कि भारतीय जितने भी क्रांतिकारी नेता है और जो भी हमारे जेल में है उनको उनकी सजा भी माफ की जानी चाहिए। तो इसमें से कुछ एक नेता ऐसे थे जिसको उम्र कैद की सजा थी और कुछ एक के ऊपर क्या था कि पूरी तरह से फांसी की सजा, जिसमें हमारे सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थे। लेकिन उनकी फांसी माफ नहीं की जाती है और जिससे जनता और भी विरोध में आ जाती है। और सरदार भगत सिंह जी को तो, सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तय किया गया दिन इनको फांसी दी जाएगी, वो दिन था 24 मार्च 1931। महात्मा गांधी का भी विरोध हो रहा था साथ में जनता के द्वारा, और जनता जो है पूरे रूप से उग्र हो चुकी थी। वो उनकी फांसी खुद रोकना चाहती थी। अगर उस समझौते में उस बात को नहीं लाया गया तो जनता जो है उनकी फांसी खुद रोकना चाहती थी।
जिसको देख 24 मार्च 1931 को ये तय किया गया था, लेकिन ये सजा उनको एक दिन पहले ही दी गई और वो दिन आज का दिन था, जो कि भारतीय लोगों के लिए काला दिन भी बोल सकते हैं। और वैसे तो हम इसको शहीदी दिवस के रूप में मानते हैं, क्योंकि एक युवा जोश 22 साल की उम्र में महज देश के लिए अपनी जान खुशी खुशी देने वालों में से एक था सरदार भगत सिंह जी, और दूसरे लोग सुखदेव और राजगुरु भी उनके साथ शामिल थे। तो सरकार जो है इस चीज को देखते हुए उनको एक दिन पहले ही, वैसे तो ये बोला जाता है कि फांसी की सजा जो उन दिनों में दी जाती थी वो सूर्य उदय होने से पहले दी जाती है, लेकिन उनको जनता का आक्रोश देख के, जनता बाहर जहां उसको जिस जेल में उनको रखा गया था उस जेल को बाहर से जनता ने जैसे चारों तरफ से घेर लिया था, ये देखते देखते सायंकाल में ही एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को उनको फांसी की सजा दी गई। अब देखो, जब फांसी की सजा के लिए उनको आदेश आया तो वो लेनिन की कहानी पढ़ रहे थे, बुक पढ़ रहे थे सरदार भगत सिंह जी। तो उनकी एक अंतिम इच्छा भी थी। वो इच्छा क्या थी? जैसे ही उनको आया कि आप लोगों को फांसी की सज़ा दी जा रही है, तो सरदार भगत सिंह बोलते हैं, ठहरिए ज़रा, हमें पहले एक दूसरे से गले तो मिलने दो। और ये कह के बुक को ऊपर आसमान की तरफ उछाल के वो खुशी खुशी निकल पड़ते हैं। और निकलते निकलते उनके मुंह से कौन सा गाना सभी को ही पता होगा, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, हो मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। इस तरह से वो हमारे देश के लिए शहीद हो जाते हैं। आशा है आप सभी को ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित पसंद आई है और आप इसे लाइक भी करेंगे। एक शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर मैं इसी वीडियो में थोड़ा सा एक देशभक्ति गीत आगे देना चाहती हूँ, जनता तक पहुँचाना चाहती हूँ, जो कि उन्हीं के लिए समर्पित है। वैसे भी सरदार भगत सिंह जी के लिए और सुखदेव राजगुरु के लिए। वो है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी लहू से नहाती नहीं। बढ़ते बढ़ते रहा कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने ना झुकने दिया। मरते मरते रहा कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद, जय भारत।